Hey guys, I welcome you all to this YouTube channel. I am CA Munish Vora, your educator for CA Foundation and CA Intermediate. दोस्तों CA इंटर मई 23 के रिजल्ट्स इंस्टीट्यूट ने पब्लिश कर दिए थे कुछ समय पहले एंड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पासिंग परसेंटेज इस बार थोड़ा सा बेहतर है पिछले अटेम्प्ट्स के कंपैरिजन में, लेकिन फिर भी जैसे कि हर बार होता है कि मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो होते हैं वो क्लियर नहीं कर पाते हैं। यही दस्तूर है CA एग्जाम्स का। तो सबसे पहले तो मैं उन सब स्टूडेंट्स को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ जो लोगों ने CA इंटर के एग्जाम्स को क्लियर कर लिया है। वेरी वेरी हार्टीली कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड आई होप कि अब आप, अगर आपका सिंगल ग्रुप हो गया तो आप नेक्स्ट ग्रुप की तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे एंड अगर आपका CA इंटर पूरा क्लियर हो गया है सो ऑल द बेस्ट फॉर CA फाइनल्स। लेकिन बीइंग एन एजुकेटर क्या होता है ना कि हमें बहुत अच्छा लगता है जब कोई स्टूडेंट पास होता है, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन हमें ज़्यादा बुरा लगता है हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए, ज़्यादा दिल दुखता है उन स्टूडेंट्स के लिए जो लोग क्लियर नहीं कर पाते हैं। सो अगर हम CA इंटर ग्रुप 1 की बात करें तो अराउंड 81,678 स्टूडेंट्स क्लियर नहीं कर पाए ग्रुप 1। सिमिलरली ग्रुप 2 में आप देख सकते हैं, बोथ ग्रुप में आप देख सकते हैं अराउंड 1,79,571 स्टूडेंट्स could not clear the CA इंटर एग्जाम्स एंड आज ये वीडियो इन स्टूडेंट्स के लिए है, राइट। मैंने अभी तक कोई टॉपर का इंटरव्यू फिलहाल मैंने नहीं लिया है। मैं चाहता था पहले मैं इन स्टूडेंट्स के लिए मैं एक वीडियो बना दूँ सेपरेटली एंड देन हमारे जो भी टॉपर्स होंगे जिन्होंने बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर किए होंगे हम सबके इंटरव्यू लेंगे, राइट। चलिए अब बात करते हैं हम इन स्टूडेंट्स के लिए कि जो लोग क्लियर नहीं कर पाए CA इंटर एग्जाम्स उनको अब क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी चाहिए, किस प्रकार से पढ़ना चाहिए। सबसे पहली बात, एक कविता है, एक पोयम है जो मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करती है हर बार, आपने भी सुनी होगी। एंड जब भी मैं भी CA एग्ज़ाम्स में फेल हुआ हूँ ऐसा नहीं है, एंड जब भी मैंने लाइफ में CA एग्ज़ाम्स के अलावा बाकी टाइम भी जब मैंने फेलियर्स फेस किए थे तो ये पोएम मुझे बहुत ज़्यादा हेल्प करती है फेलियर को ओवरकम करने के लिए, राइट। सो पोएम आप सबने सुने होंगे कि असफलता एक चुनौती है ना, तो एक बड़ी है ये पोएम, आप सबको पता है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। उसका एक स्पेसिफिक पैराग्राफ है जो बहुत ज़्यादा मुझे मोटिवेट करता है, होप कि आपको भी करे, कि असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो, क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। एंड लास्ट लाइन जो सबसे ज्यादा मोटिवेटिंग है कि कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सो आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं द थ्री एज ऑफ ओवरकमिंग फेलियर इन लाइफ इन एग्जाम्स। द 3 A's आर, फर्स्ट A इज एक्सेप्ट, कि जब भी अब जैसे हमारा CA इंटर का एग्जाम रिजल्ट आया अभी एंड स्टूडेंट्स क्लियर, कुछ स्टूडेंट जो क्लियर नहीं कर पाए उनके मन में सबसे पहले तो यही इशू आता है कि हम एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते कि हम फेल हो चुके हैं, है ना। अभी भी हम सोच रहे हैं कि सर एक काम करते हैं, सर मुझे लग रहा है कि चेकिंग में ही कुछ प्रॉब्लम होगी, सर मैं एक काम कर दो रीवैल्यूएशन में डाल देता हूँ, है ना। सर मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है, अब हम क्या करें, राइट। मतलब कि फेलियर को एक्सेप्ट करने में ही डिफिकल्टीज हो रही है। यस, आप अगर आपके समझो 3-4 मार्क्स से रह गया है आप रीवैल्यूएशन में डाल सकते हैं, कोई मना ही नहीं, आप बिल्कुल डालें रीवैल्यूएशन में, कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अब जब आपका जो रिजल्ट आ चुका है उसे एक्सेप्ट करें, है ना, एंड ओन अप योर मिस्टेक्स, है ना। अगर आपके मार्क्स जो इंस्टीट्यूट के हिसाब से नहीं आए, मतलब सच में कहीं ना कहीं गलती तो हुई है, हमसे ही हुई है और हम उन गलतियों को अब ठीक करेंगे ना। तो सबसे पहले फर्स्ट स्टेप यही है कि हम एक्सेप्ट करें हमारे फेलियर्स को कि यस ये हुआ है एंड कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आप ही अकेले जो फेल हुए हैं, दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो एग्जाम्स में, क्या लाइफ में ऐसे बहुत सारी सिचुएशंस आने वाली है जिसमें फेलियर आपको फेस करना ही पड़ेगा। ऐसा हो सकता है बहुत से लोगों के लाइफ में आज मतलब ये रिजल्ट्स पहला फेलियर हो, राइट। लेकिन ऐसा बताइए सिर्फ एग्जाम्स तक फेलियर सीमित नहीं है, आगे लाइफ में और बहुत सारे फेलियर्स आपको फेस करने अभी बाकी है, करेक्ट। तो सबसे पहला फर्स्ट स्टेप है कि आपको फेलियर्स को एक्सेप्ट करना है। सेकेंड स्टेप है कि अब आपको एनालाइज करना है, जब तक ना सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम। एनालाइज कीजिए अब कि हमसे कहाँ पे गलतियां हुई है, हम कैसे इन गलतियों को अब ठीक कर सकते हैं। मैदान छोड़कर मत भागो तुम, है ना। अब गिव अप नहीं करना है, आप CA बन सकते हैं, ज़रूर CA बनेंगे, हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपको स्टेप्स बताएंगे आज इस वीडियो में कि कैसे आप बाउंस बैक कर सकते हैं आपके CA इंटर एग्जाम्स के लिए। एंड फाइनली
कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। तो आपको एक्शन लेना पड़ेगा। हम आज स्ट्रैटेजी आपको बना के देंगे, उस स्ट्रैटेजी के हिसाब से प्लानिंग करें एंड आपको देन एक्ट करना बहुत ज़रूरी है। उस स्ट्रैटेजी को, प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक है ना कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो अगेन हम कोशिश करेंगे एंड इस बार और जी जान लगा देंगे। आप ज़रूर अगले एग्जाम में पास हो सकते हैं अगर आप आज के इस वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो। चलिए, तो सबसे पहली चीज़ देखेंगे। सबसे पहले आपको ये एनालाइज करना है कि एग्जैक्टली कहाँ पे गलती हुई हमसे। ऐसा हो सकता है कि आपने जो है सिलेबस ही कंप्लीट ना किया। बहुत से स्टूडेंट्स के साथ ये इश्यू होता है, सर देखो मैंने अकाउंट्स में जो है 2-3 चैप्टर छोड़ दिए थे, सर लॉ में मैंने वो सर एक चैप्टर था वो बहुत डिफिकल्ट लगता है, वो तो मैंने सर किया ही नहीं, सर टैक्सेशन में वो सर टोटल इनकम वाले क्वेश्चन जमते, सर टोटल इनकम सर वो मैंने स्किप कर दिया था, सर ऑडिटिंग में सर वो स्टैंडर्ड्स में ऑडिटिंग थोड़ा सा दिक्कत होता है, मैंने एक बार रीड किया था सर, क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया सर। मतलब कि हमने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया तो हम कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हम पास हो जाएंगे। अच्छा, क्लासेस भी हमने ली होंगी कहीं ना कहीं, हमने अनअकैडमी का मे बी सब्सक्रिप्शन लिया, आपने क्लासेस ली हो और पता चला क्लासेस तो ले ली लेकिन हम क्लासेस को कंप्लीट ही नहीं कर पाए। अब क्लासेस ही कंप्लीट नहीं हुई है, सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ है, तो पास होने के चांसेस कैसे बढ़ेंगे बेटा। अगला जो दिक्कत हो सकता है वो है लैक ऑफ रिविजन। ऐसा होता है बहुत बार कि सर क्लासेस करने के चक्कर में हमारा रिविजन ही नहीं हो पाया, तो रिवीजन के कमी की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपके एग्जाम्स अच्छे ना गए हो, आपको रिकॉल करने में दिक्कत आती। ऐसा होता है कभी, मुझे बताना चैट बॉक्स में कि क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आप एग्जाम देने गए, राइट, मतलब जब आप एग्जाम पेपर सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन आपने देखा, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा तो था लेकिन रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, आपको याद ही नहीं आ रहा है कि उसमें लिखना कैसे है, कैसे स्टार्ट करना है क्वेश्चन को, मतलब कि आपका प्रॉब्लम है लैक ऑफ रिविजन। अगला देखिए, ऐसा हो सकता है कि टाइम मैनेजमेंट करने में इशू हो जाए, राइट। अगेन मतलब ये सारी चीज़ें जो ना इससे लिंक्ड ही है एक्चुअली, कि अगर टाइम को प्रॉपर्ली मैनेज नहीं करोगे तो सिलेबस पूरा कंप्लीट होगा नहीं, रिवीजन बराबर से हो नहीं पाएगा। हो सकता है ऐसा कि आपने जो है कॉन्सेप्ट तो पूरे पढ़े, आप अकाउंट्स में सारे अकाउंट्स, कॉस्टिंग, एफएम में क्वेश्चंस को देखते जा रहे हैं, उसी में टिक करते जा रहे हैं, पर खुद से राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की। एग्जाम के पहले मॉक टेस्ट पेपर्स आपने नहीं दिए, आपको जब पता ही नहीं है कि आप 3 आवर्स में पेपर पूरा कर पाते हैं या नहीं, आप डायरेक्ट एग्जाम देने जा रहे हैं और वहीं पे कर रहे प्रैक्टिस कि देखते हैं आप 3 घंटे में पेपर होता कि नहीं। अरे आप पहले खुद तो देखिए, पहले खुद तो प्रैक्टिस कीजिए, खुद तो मॉक टेस्ट पेपर्स दे के देखिए कि क्या सच में आप हर एक सब्जेक्ट का पेपर 3 आवर्स में कवर कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। और अगर नहीं हो पा रहा है तो फिर आपको स्ट्रैटेजाइज करना पड़ेगा, प्लान बनाना पड़ेगा कि कैसे स्पीड बढ़ाए, है ना। इसमें अगेन ये भी चीज़, अगर आप 3 घंटे में आपका पेपर खत्म नहीं होता है, एक इशू क्या है इसका कि आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया था, पहले प्रैक्टिस नहीं किया, इससे 3 घंटे में पूरा पेपर अटेम्प्ट हुआ नहीं। दूसरा रीज़न क्या होता है कि पेपर 3 घंटे में खत्म क्यों नहीं होता है, इसका दूसरा रीज़न ये है, अगेन सेम चीज़ की रिविजन हमने नहीं किया, इसलिए मतलब बहुत नंबर ऑफ टाइम्स हमने रिविजन नहीं किया, जिसकी वजह से रिकॉल करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। जब कोई कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ कॉन्सेप्ट है, क्वेश्चन देखा, पर वो रिकॉल करने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया, हम सोचने में ही हमने इतना ज़्यादा टाइम लगा दिया कि हमने जब सोचा तब बहुत टाइम निकल गया, और जब आप लिख रहे हैं तो उसमें और टाइम जा रहा है। तो इसके वजह से अगर इनिशियली 2-3 क्वेश्चन में ही ज़्यादा टाइम चला जाता है तो आगे के क्वेश्चन फिर कब सॉल्व करोगे, क्योंकि टाइम तो 3 घंटे ही है आगे। और क्या हो सकता है, डिड नॉट फोकस ऑन क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर बार हर अटेम्प्ट में आपके टीचर्स, एजुकेटर्स आपको बोलते होंगे कि जो भी आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू से उसे सॉल्व करना है एटलीस्ट। वैसे मैं तो मेरे क्लासेस में बोलता हूँ कि मई 2018 से लेके अभी तक जितने भी एमटीपी, आरटीपी, पीवाईक्यू आपके होने ही चाहिए, इसमें कोई दो राय है ही नहीं, ये करना ही है भाई, ये करना ही है, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। आपको स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस के बाद ये आपको करना ही करना है। आप माइंड में फिक्स कर ले कि अगर मैं ये नहीं करूंगा तो पास नहीं होऊंगा, बात खत्म। ये करना ही है बेटा, जो इंस्टीट्यूट ने आपको मटेरियल दिया कम से कम वो तो करना ही है ना बेटा। यस नो बताइए। तो इसके लिए आपके जो एजुकेटर्स होते हैं, आप उनके नोट्स से पढ़ सकते हैं। जनरली एजुकेटर्स बोलते हैं कि हमारे नोट्स में सब कवर्ड है, वेरी गुड, होता है ऐसा, कोई मना ही नहीं है। लेकिन फिर भी एक बार जब आप कोई चैप्टर के सारे क्वेश्चन कर लेते हैं, आपके एजुकेटर के, आपके टीचर की बुक को आपने सॉल्व कर लिया, फिर भी अलग से आप इंस्टीट्यूट के वेबसाइट पर जाके आरटीपी, एमटीपी, पीवाईक्यू इंस्टॉल, डाउनलोड करना और फिर भी एक बार गो थ्रू करना। तो आप अगर समझो आपने क्वेश्चन ऑलरेडी किया होगा ना आपके टीचर के बुक में, और जब आप वो क्वेश्चन पीवाईक्यू में देखोगे तो एक कॉन्फिडेंस आपका बिल्ड होगा अंदर से, अरे वाह, ऐसा सवाल तो मैंने किया हुआ है,
इससे आपका कॉन्फिडेंस और बिल्ड होता है। तो आरटीपी एमटी पीवाईक्यू भले ही आपने अलग से बुक से किया हो, फिर भी एक बार मोबाइल में, टैबलेट्स में, लैपटॉप में डाउनलोड करें एंड पीडीएफ को एक बार गो थ्रू करें इसकी, राइट। तो ये करना बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारी एफएमईएफएफ कंपाइलर है ना, मैं एफएमईएफएफ सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, उसके कंपाइलर में सारे क्वेश्चंस ऑलरेडी होते हैं, मैं सारे क्वेश्चंस जलवाता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार खुद से जाके इसे गो थ्रू करें, आपको हेल्प करेगी। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोलते हैं लैकिंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी। ऐसा हो सकता है कि कुछ सब्जेक्ट्स में आपके कॉन्सेप्ट ही क्लियर ना हो, है ना। कुछ बच्चे जो होते हैं बेटा, उनको ना चारों सब्जेक्ट में 40 के नीचे आए होते हैं, और फिर वो बोलते हैं कि सर मैं अगली बार दोनों ग्रुप एग्जाम दूं या नहीं। बेटा अगर आपको 40 के नीचे आ रहे हैं एक ग्रुप में, सारे सब्जेक्ट्स में 40 के नीचे, इसका मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा ही कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी में इशू है। अगर आपके समझो 180, अगर आपका टोटल सिंगल ग्रुप का अगर आपका टोटल 180 के नीचे है, मतलब बहुत ही ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी का इशू है, तो आपको जो है आपके कॉन्सेप्ट्स को और निखारने की ज़रूरत है, और रिवीजन की, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रादर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एंड लास्ट जो इशू हो सकता है दोस्तों, वो ये है फैमिली इशूज़। ये भी हो सकता है कि मे बी देखो, क्योंकि हमारी लाइफ बहुत बड़ी है और सिर्फ पढ़ाई नहीं है, हमारी लाइफ में मल्टीपल चीज़ें होती हैं, तो फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, फ्रेंडशिप इश्यूज़ हो सकता है, ऐसी मल्टीपल चीज़ें हो सकती है। यस और नो बताइए। यस। सो आप जो है, ऐसा हो सकता है कि एग्जाम्स के कुछ समय पहले मे बी कुछ फैमिली इश्यूज़ हो, मे बी कुछ अदर इश्यूज़ हो, जिसके वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाए, तो कोई बात नहीं, ठीक है ना, इट इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। अब चलो, जो हो गया वो हो गया। अब हमें क्या करना है, इसमें से एनालाइज करने की एग्जैक्टली हमारे साथ क्या क्या दिक्कतें हुई थी, और अब हम उन दिक्कतों को कैसे रिजॉल्व करेंगे। तो पहले आप एनालाइज कीजिए कि एग्जैक्टली क्या आपसे गलती हो गई। नेक्स्ट आपको देखना है, नेक्स्ट स्टेप है राइट डाउन योर मिस्टेक्स सब्जेक्ट वाइज। अब आप हर एक सब्जेक्ट का, जैसे 8 सब्जेक्ट है या जितने भी आपके 8 सब्जेक्ट बचे हैं, 4 सब्जेक्ट बचे हैं, आप सब्जेक्ट वाइज लिखें एंड उसके मिस्टेक्स के बारे में आप लिखें कि कहाँ कहाँ पे आपको लगता है कि हमसे मिस्टेक हुई है। और आपको पता है, जनरली स्टूडेंट को खुद को ही अंदर से पता होता है कि यार अकाउंट्स में ना मैंने वो 2 चैप्टर की क्लासेस किया ही नहीं था, तो उसका क्वेश्चन जब एग्जाम में आया ना, तो मुझे सॉल्व करना जमा ही नहीं। मतलब कि अकाउंट्स में क्या गड़बड़ होगी कि वो 2 सब्जेक्ट, वो 2 चैप्टर्स की क्लासेस करना बचा है। ये समझ पा रहे हो क्या बोल रहा हूँ? सर मैंने ना लॉ में, ऑडिट में राइटिंग प्रैक्टिस नहीं की थी, मुझे लगता है वो मेरे से गलती है। हो सकता है। तो आपकी जो भी सब्जेक्ट वाइज मिस्टेक्स है उसे एक जगह पे लिखिए। जब आप चीज़ों को लिखेंगे ना, तो वो आपको फिर और बार बार हिट करता है। अभी क्या होता है ना कि जब रिजल्ट आता है, हम तुरंत दिमाग में सोच तो लेते हैं, हाँ 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 इसमें ऐसा हुआ होगा, इसमें वैसा हुआ होगा, लेकिन जब आप इस चीज़ को एक जगह पे लिख लेते हैं तो फिर ये आपको बाद में भी हेल्प करता है, आपको याद दिलवाता है बार बार कि देखो ये चीज़ों में मुझसे गलती हुई थी, अब मुझे ये गलतियों को दोहराना नहीं है। तो आप ऐसा भी कर सकते हैं, आपके मिस्टेक्स को लिखें एंड आपके वॉल पे स्टिक कर दे। आप जो भी रूम में पढ़ाई करते होंगे वहाँ पे वॉल पे स्टिक कर दे, तो आपको हमेशा वो हिट करेगा कि पिछले अटेम्प्ट में मेरे से ये गलतियाँ हुई है, अब मुझे गलतियों को रिपीट नहीं करना है। आगे देखेंगे इस लाइन के लिए जो है ना, ऐसा हो सकता है कि कुछ एजुकेटर्स भी मेरे से नाराज़ हो जाए, लेकिन जो सच है वो सच है। मैं आपको सही गाइडेंस बस देना चाहता हूँ, प्लीज़ बात को सुनना। इसमें मेरा खुद का भी नुकसान है, ठीक है ना, पर हम अभी किसी के फ़ायदे नुकसान की बात नहीं कर रहे हैं। बस मैं चाहता हूँ कि आप अच्छे से सी एंटर पास हो जाए और जल्दी पास हो जाए। याद रखेंगे, नो नीड टू वॉच ऑल सब्जेक्ट्स ऑफ क्लासेस ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स अगेन। अगर आपने समझो आपके पूरे 8 सब्जेक्ट्स अब बचे हैं, तो आपको वापस से पूरे 8 सब्जेक्ट्स की पूरी क्लास देखने की जरूरत थोड़ी ना यार। जिसमें आपसे क्या बताए ज़्यादा गड़बड़ हुई है, जिसमें ज़्यादा मार्क्स आपके कम आए, बस वही सब्जेक्ट क्लासेस वापस से देखो ना। बोलते इफ़ यू हैव स्कोर्ड लेस देन 50 इन एनी ऑफ द सब्जेक्ट, तो इसके लिए एडवाइजेबल है कि आप उस सब्जेक्ट की क्लास तो आपको करनी ही चाहिए, उस सब्जेक्ट क्लास आपको करनी चाहिए। या तो कोई फास्ट ट्रैक ज्वाइन कर लीजिए, यस, या तो आप रिवीजन क्लासेस, 1 शॉट रिवीजन अगर यूट्यूब पे लिया होगा किसी एजुकेटर ने उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, जिस एजुकेटर से आपने पढ़ा है, तो वो क्लासेस देख लीजिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप किसी सब्जेक्ट को खुद से कवर कर सकते हैं अलॉन्ग विद द हेल्प ऑफ रिवीजन लेक्चर एंड नोट्स ऑफ योर एजुकेटर, देन वैसा कर लीजिए। कोई जरूरत नहीं है कि पूरा रेगुलर क्लास आपको वापस से देखना 8 सब्जेक्ट का, और वैसे भी इसके लिए टाइम भी नहीं बचा है, वैसे भी आप इसके लिए टाइम भी बचा नहीं है, राइट। तो सर हम 8 सब्जेक्ट का फास्ट ट्रैक लगा ले, ये भी कोई ज़रूरी नहीं है। आपको अपना खुद का एनालिसिस करना है कि क्या आपके लिए सही होगा, करेक्ट। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपके लिए क्या है, मेक अ प्रॉपर एंड रियलिस्टिक शेड्यूल। अब आप एक शेड्यूल बनाएं कि हमको कौन से दिन कौन सा सब्जेक्ट करना है, या कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट कितने दिन में खत्म करना है। जैसे मैं आपको ऐसा एडवाइस दे सकता हूं कि अभी जैसे है, आज है दोस्तों हमारा 6 जुलाई, तो आप ऐसा टारगेट लेके चले कि अभी 25 दिन बचे हैं, राइट।
हमारे जुलाई को ख़त्म होने में। सो आप 31 जुलाई तक आप टारगेट करें कि कोई भी 2 सब्जेक्ट आपको पूरे के पूरे ख़त्म करने ही करने हैं। 2 सब्जेक्ट्स है ना, तो 25 दिन में मतलब आपको दोनों सब्जेक्ट के लिए 12-12 दिन मिलते हैं ईच सब्जेक्ट के लिए। तो आप अभी टारगेट बना के रखें कि इस महीने में मुझे 2 सब्जेक्ट तो खत्म करने ही है, और वो 2 सब्जेक्ट पे पूरा भिड़ जाइए। डेली वो 2 सब्जेक्ट के बारे में पढ़े आप, है ना। तो बोलते हैं टारगेट टू स्टडी एटलीस्ट 4 to 5 years ओनली इन द फर्स्ट 7 to 14 days। सर 4-5 घंटे बस? अरे सर हमने तो सुना है सर सीए एग्जाम्स को पास करने के लिए है ना 15 घंटे 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, 4-5 घंटे। ये भी हमसे दूसरी गलती होती है। हमको क्या लगता ना, अभी जब एग्जाम हो गई थी, है ना, अभी जब हमारे एग्जाम हो गई थी ना, तो एग्जाम होने के बाद हमने पढ़ाई तो छोड़ दी थी हमारी मई में एग्जाम हुई, हमने पढ़ना छोड़ दिया था, अब रिजल्ट आ गया। अब हमको क्या लगता है ना कि हम तो सेम मोमेंटम में हैं। बोले अब रिजल्ट अगर नेगेटिव आया कोई बात नहीं, चलो वापस से 12 घंटे पढ़ाई चालू कर देते हैं। बेटा ऐसे कैसे होगा? अगर आप इतने समय से पढ़ाई नहीं कर रहे थे तो एकदम से 12 घंटे कैसे पढ़ोगे? पहले आप रियलिस्टिक टारगेट बनाइए अपने लिए। पहले अब आप टारगेट करें कि अभी फर्स्ट 7 to 14 डेज आप टारगेट करेंगे 4 से 5 घंटे एकदम जबरदस्त तरीके से पढ़ाई होनी चाहिए। और फिर ग्रेजुअली जैसे जैसे आपका मोमेंटम बिल्टअप होगा ना, धीरे धीरे अपने स्टडी टाइम को फिर बढ़ाइए। समझ रहे बात क्या बोल रहा हूँ? आगे देखें नेक्स्ट। बोलते हैं फर्स्टली फोकस ऑन आईसीएस स्टडी मटेरियल। आपको सारे सब्जेक्ट के आईसीएस स्टडी मटेरियल के सारे कॉन्सेप्ट्स, सारे क्वेश्चंस आपको करने ही करने हैं। अगर आपके टीचर के नोट्स में ये चीज़ें ऑलरेडी कवर्ड है, फिर भी एक बार टीचर के नोट से पढ़ लो पूरी चीज़ें, टीचर के नोट से पूरी चीज़ें पढ़ लो। उसके बाद अलग से स्टडी मटेरियल को डाउनलोड करना, इसका पीडीएफ बुक आपके मोबाइल में टैबलेट में डाउनलोड करना पीडीएफ, एंड फिर भी एक बार गो थ्रू कर लेना बस, कि कोई पॉइंट रह तो नहीं गया। तो एक बार गो थ्रू करने में कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, जो भी आपके टीचर के नोट्स है उससे कोई पर्टिकुलर चैप्टर करिए। जैसे ही वो चैप्टर हो गया उसका स्टडी मटेरियल डाउनलोड करना, या स्टडी मटेरियल आपके पास पड़ा है घर पे तो उसको ओपन कीजिए एंड उससे एक बार क्विकली गो थ्रू करें। पूरा पढ़ना नहीं लाइन बाय लाइन, एक बार क्विकली गो थ्रू करना है। हाँ ये कॉन्सेप्ट हो गया, क्या हो गया, चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन हो गया, चलो आगे बढ़ो। ये क्वेश्चन हो गया, अच्छा नहीं यार इस प्रकार का तो क्वेश्चन हुआ नहीं, कोई बात नहीं, अब देख लो। उसको मार्क करके रख दो कि स्टडी मटेरियल का ये वाला क्वेश्चन नंबर इस पेज नंबर पे मुझे करना है बाद में, बस हो गया। आगे बोलते हैं जैसे ही आपका समझो, अगर मैं अकाउंट्स कर रहा हूँ या समझो फाइनेंशियल मैनेजमेंट कर रहा हूँ, उसमें अगर समझो मैंने रेशियो एनालिसिस का जो चैप्टर है वो मैंने कर लिया, तो आपने समझो मेरे नोट से रेशियो एनालिसिस कर लिया आपने, देन आपने स्टडी मटेरियल के सारे क्वेश्चंस एक बार गो थ्रू कर लिए। अब क्या करें, अब आप जो है ना सिर्फ दो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड 2 मॉक टेस्ट पेपर, मतलब पिछले अटेम्प्ट के जो मॉक टेस्ट पेपर आए थे उसे डाउनलोड करें, एंड पिछले 2 अटेम्प्ट के जो पीवाईक्यू है उसे डाउनलोड करें। ये 4 रिसोर्स को लेके रखें। जैसे ही रेशियो एनालिसिस चैप्टर हो गया, अब चेक करें कि ये 4 रिसोर्स में आपका रेशियो एनालिसिस का कौन सा क्वेश्चन आया था। बस तुरंत वो क्वेश्चन को देखे, उसे सॉल्व करे, बस। अभी आपका फर्स्ट रीडिंग में आपको इतना ही करना है, स्टडी मटेरियल करें एंड पास्ट के 2 क्वेश्चन पेपर्स एंड पास्ट के 2 मॉक टेस्ट पेपर, बस इतना करना है। जैसे ही आपका ये हो जाता है, आप ये चीज़ हर चैप्टर के लिए करेंगे, पहले रेशियो एनालिसिस, फिर कॉस्ट ऑफ कैपिटल, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर। पहले आपने टीचर के नोट्स कर लिए, स्टडी मटेरियल गो थ्रू कर लिया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2 कर लिए, एमटीबी 2 कर लिया, हो गया। फिर अगला चैप्टर करो। ऐसे सारे चैप्टर्स पहले हो गए। जब ये पूरा हो जाएगा, पूरा सब्जेक्ट खत्म हो गया, उसके बाद अब आपको वाइल रिवीजन डू रेस्ट ऑफ पीवाईक्यू, एमटीपी, आरटीपी। क्योंकि एक साथ आप सारे पीवाईक्यू एमटीपी करते जाओगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक चैप्टर को करने में टाइम ज़्यादा लग जाएगा। इसलिए मैंने क्या बोला कि स्टडी मटेरियल करो और फिर क्या 2 पीवाईक्यू 2 एमटीबी पहले करो। देन जब आपका पूरा सब्जेक्ट कवर हो जाएगा, उसके बाद रिवीजन करते समय आप बाकी के पीवाईक्यू एमटीपी आरटीपी कर सकते हैं। समझ रहे बात? आगे बढ़ेंगे। अब एक बहुत ही मैंने एक रफ टाइम टेबल आपको बना के दिया कि किस प्रकार से आपको टाइम मैनेज करना चाहिए। अब आप सबसे पहले 4 आवर्स आप निकालें फॉर क्लासेस। अगर आप क्लासेस से करना चाहते हैं या अगर आप सेल्फ स्टडी करना चाहते हैं, आपके विश के हिसाब से आपको जैसा सही लगे। ये फर्स्ट टाइम रीडिंग है ना। अच्छा, और एक चीज़, कुछ बच्चों को जैसे अगर मार्क्स आते हैं ना 165 अपॉन आउट ऑफ क्या 400, बोले सर ग्रुप 1 में 165 है सर, मुझे तो अब बस 35 मार्क ही चाहिए, मुझे तो सर बस अब 35 मार्क चाहिए पास होने को। बेटा ये सोचना ही गलत है। अब आपको 35 नहीं, अब आपको वापस से 200 मार्क लाने हैं 400 में से। सिर्फ आपको 35 मार्क की पढ़ाई नहीं करनी है, आपको वापस से 200 मार्क की पढ़ाई करनी है। तो अब जब आप पढ़ाई करने बैठेंगे तो वापस से अब ये आपका फर्स्ट रीडिंग होगा।
तो अभी चूंकि अभी रिजल्ट हमारा एकदम से आए, हम पहले पढ़ाई नहीं कर रहे थे, एकदम बहुत ज़्यादा टाइम तक पढ़ाई नहीं कर रहे थे, तो इसलिए अब जब आप पढ़ने बैठोगे वापस से तो अपने ऊपर प्रेशर मत डालिए एकदम से कि मुझे 10-12 घंटे अभी से पढ़ना है, वो होगा ही नहीं ना बेटा। अभी आप 4-5 घंटे निकाले क्लासेस के लिए, सेल्फ स्टडी करें, उसके बाद 1 से 2 घंटा निकाले आपके रिविजन के लिए जो आपने किया, बस। बाकी समय आप 30 मिनट्स के लिए थोड़ा राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हैं, डेली 1 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, मे बी थियरी क्वेश्चन हो सकता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो सकता है, राइट। देन आप 7 to 8 आवर्स आप स्लीप लीजिए, रेस्टिंग भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट पढ़ाई के साथ साथ, राइट। एंड 8 आवर्स जो है बाकी आप लीजर टाइम कर सकते हैं, आप जो भी आपको स्पोर्ट्स पसंद है, एक्सरसाइज कीजिए डेली, है ना, फैमिली को टाइम दीजिए, इंजॉय कीजिए, राइट। अब धीरे धीरे क्या होगा, जैसे जैसे एग्जाम्स पास आते रहेंगे ना, आपको आपका ये जो टाइम पीरियड है ना, इसको धीरे धीरे अब बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन एकदम से एक्सपेक्ट मत करो कि अभी से हम 10-12 घंटे पढ़ पाएंगे। सो आई होप कि आपको हमारी ये जो स्ट्रैटेजी है ये आपको हेल्प की होंगी। एंड याद रखें कि हार जीत तो परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, राइट। तो चाहे आप एग्जाम में पास हो फेल हो, वैसे लाइफ में भी आगे बहुत सारे सिचुएशंस आएंगे जिसमें हम फेल भी हो सकते हैं, लेकिन हार जीत परिणाम है, कोशिश करना हमारा काम है, तो हम कोशिश करते रहेंगे। एंड कीप गोइंग, यू आर डेस्टिन्ड टू बिकम अ चार्ट अकाउंटेंट, एंड आप बहुत जल्द सीए बन जाएंगे, ऐसी मेरी पूरी आशा है, राइट। अनअकैडमी पे बेटा हमारे बहुत सारे नए बैचेस भी अब आते रहेंगे, सीए इंटर के, सीए फाउंडेशन के, तो आप अपने सारे दोस्तों को बता सकते हैं हमारे क्लासेस के बारे में। और अनअकैडमी में कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन लेना हो तो आप MV सर कोड यूज़ कर सकते हैं फॉर दी सब्सक्रिप्शंस। हमारी मेरी FM EFF की कंपाइलर बुक्स, चार्ट बुक्स वगैरह भी अब बहुत जल्दी लॉन्च हो जाएगी, तो अगर आपको वो भी चाहिए अलग से तो आप वो ले सकते हैं प्रिंटेड फॉर्म में, राइट। सो आई होप कि आपको आपके जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए होंगे कि कैसे अब हमें वापस से पढ़ने बैठना चाहिए। कुछ भी अगर और आपको डाउट्स होते हैं तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर दी एग्जाम्स, एंड कुछ भी रहता है मुझे बता सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखें, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स में ना कुछ भी नहीं। थैंक्स गाइस, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे अगले किसी वीडियो में।